बहुत सारी बातें हमारे सभी विद्वत जनों ने अपने अपने तरीके से रखी है। बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था उनमें आ गई, तो उनको दोहराने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिन्हें मैं रखना चाहता हूँ। एक तो पहली बात जो आपने आखिर में बाजारीकरण शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये बात बहुत साफ है और कहीं ना कहीं जिसका उल्लेख अंशु जी ने अपने इस इंटरव्यू जो इसमें साफ साफ मिलता है कि उनका जो ये शब्द है परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज, वो कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और जो हमने लखनऊ में प्रस्तुति देखी, वो बेचारी उन्होंने मुझे लगता है बड़ी ईमानदारी से अपने इंटरव्यू के पहले लाइनों में उस मंशा को रख दिया है और वो हमने प्रस्तुतिकरण में साफ तौर से देखा। और कुछ एक बात मैं कहूंगा, एक बात चली परिवेश की और समाज की, उसकी जरूरत को समझने की। ये बात बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर महाबानो जी ने हिंदुस्तान में, जैसे कि ये बताया गया कि पूरा रिसर्च बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट था और इसमें 55 या जाने कितनी महिलाओं से इंटरव्यूज किए गए, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में उन्होंने अपने तरीके से एक नए रिसर्च के पैटर्न को तैयार किया, उसको आधार लेते हुए अगर वो हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ इस तरीके के अनुभव लेती, उनके इंटरव्यूज करती और उसके बाद यहाँ की परिवेश और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्तुति को गढ़ती, तो शायद आज जो हम प्रस्तुति के जिस पक्ष के बारे में बात कर रहे होते वो कोई दूसरा ही होता, जो हम सबको एक बहुत सुखद एहसास या एक बहुत जानकारी के स्तर पर भी बहुत सारी चीजें जोड़ता, जो कि इस प्रस्तुति के माध्यम से नहीं आ पाया। अब उसको नाटक कहना अपने आप में यही सबसे पहले बड़ा सवाल है कि क्या नाटक कह के उसको बात आगे बढ़ाएं। तो मुझे तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही है कि हम उसको नाटक ही क्यों कहें, और नाटक जैसे मीडियम का इस्तेमाल किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम जब बात करते हैं बार बार क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, अभी जो बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर एक्सपेरिमेंट, तो मैं ये मानता हूं कि हर समाज में या के हर क्षेत्र में जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज की उन्नति और विकास के लिए अनुसंधान और अन्वेषण बहुत जरूरी होता है, पर किसी भी विषय के ऊपर अगर से पहले किसी ने उस सशक्त तरीके से या उतने साफ तरीके से कोई बात ना कही हो, आप उसमें कुछ नया जोड़ रहे हो, उसके कोई कई नए आयामों को सामने रख रहे हो, हम उससे कुछ और नया सीख समझ पा रहे हो, तब तो उस नए अनुसंधान या प्रयोग की सार्थकता मैं समझता हूँ। और इसी क्रम में बार बार बात चली, सूर्यमोहन जी ने उल्लेख किया वो एक नाटक का, सच है वो नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी क्रम में मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार का नाम लेता हूं जो जिसको शायद कभी शायद उस नजरिए से देखा नहीं गया, लेकिन मेरे जानने और समझने में आया, सआदत हसन मंटो साहब, जो अपने समय में उनके ऊपर भी बैन लगा। हम सबको मालूम उनकी रचनाओं को कितने सालों तक प्रतिबंधित रखा गया और उनकी मुझे लगता है इस नाटक का 2-2.5 घंटे का जो भी नाटक था उसके मंचन और सआदत हसन मंटो साहब की एक कहानी का 10-15 मिनट का सिर्फ वाचन मात्र कर देने से स्थितियां साफ हो जाती हैं कि उनकी एक कहानी स्त्री, उसकी अस्मिता, उसकी देह, उसकी यौनिकता से जुड़े सवाल को जिस तरीके से रख सकती है, ये 2 घंटे 2.5 घंटे का नाटक इतने भौड़ तरीके से भी उस और इतने साफ खुले और जिनको वर्जनाओं को तोड़ने वाला नाटक माना गया नहीं रख पाया। तो यहां पर कहीं ना कहीं आकर के बात खत्म होती है कि इसकी जरूरत आखिर क्यों। हमारे पास जहां इस तरीके की प्रस्तुतियां मौजूद हैं, मंटो जैसा सशक्त लेखक जिसने स्त्री और उसकी अस्मिता, उसके यौनिकता से खास करके उनकी कहानियों में वैश्याओं को मुख्य पात्रों में होना, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मंटो का जो पूरी स्त्री की आजादी के लिए, जो उसकी पहचान के लिए जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं उनको हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित विषयों पर ज्यादा समझा और परखा गया। पर मुझे लगता है कि मंटो, जब इस तरह की चर्चा चलती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में मंटो को उस आयाम से देख करके अगर हम समझें तो शायद बहुत सारी चीजें हम एक नए निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, मंटो के एक नए आयाम को खोल सकते हैं इसके जरिए से, ये मुझे लगता है। और ये
पूरी तरीके से और दूसरा बार बार सवाल उठी कि प्रदर्शन के हम कैसे भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर जब हम मीडियम जो चुन रहे हैं उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। हमने रंगमंच ही क्यों चुना, शायद वो उनके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट था, इसलिए वो रंगमंच चुना उन्होंने। और रंगमंच पे जो हमारे क्रिएटिव चैलेंजेस हैं, बात को कहने का तरीका, हम क्यों सिंबलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, कवियों ने या तमाम रचनाकारों ने क्यों मतलब उपमाएं देने की जरूरत ही क्यों समझी, किस बात को सीधे तरीके से क्यों नहीं कही। और यही कहीं ना कहीं हमारे सामने क्रिएटिव चैलेंज भी पैदा करता है अपनी बात को कहने का, ऐसा मुझे लगता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बाकी सारी बातें मुझे लगता है बहुत सारी आ चुकी है इनमें, इसलिए मैं उनको दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। और दूसरी बात है कि जो वर्जिनिटी का सवाल उठा, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। और अगर सही में महाबाबू जी इतनी संवेदनशील और महिलाओं की पक्षधर थी, उनके मुद्दों को से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई थी, तो इन सारे सवालों को कैसे निगलेक्ट कर दी इन सारी इस पूरी प्रस्तुति में, जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर हमारे अपने परिवेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि उनकी नीयत में ही खोट थी, और तो इसलिए इन सब सवालों से जूझना उनके लिए दो चार होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। इसलिए जो था वो आपके सामने था। और दूसरी बात, मैं इसके साथ ही साथ इस आयोजन के लिए जो रेपैक्वा आयोजन है उसमें भूपेश राय जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कई सालों से अपने प्रयासों से इतने अच्छे नाटक हमारे सामने लेके आ रहे हैं। और वजाइना मोनोलॉग्स जैसा नाटक भी हमारे सामने आया, हम देख पाए, तभी हम उससे समझ पाए कि इस तरीके के प्रयोग भी रंगमंच के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। शायद हम लोग कभी जान ही ना पाते, बहुत सारे लोग न जान पाते। तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही मैं अपनी बात ये खत्म। सबसे पहले तो ये कि रेपैक्वा सीजन 4 ये उन लोगों को है समर्पित जो रंगमंच से पहली बार जुड़े, जो पहली बार नाटक देखने आए, जिन्हें ये नहीं मालूम था कि चूंकि मैं रेपैक्वा से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, तो मुझे कुछ ऑडियंस ऐसी मिली जो ये कहती थी, एक 70 इयर्स ओल्ड वुमेन मेरे पास आई, 2-3 थी, कहने लगी ये लखनऊ में होता है। मतलब मैं चौंक गया, मैंने कहा क्या आपने लखनऊ में कभी देखा नहीं है? कहते हमने सिर्फ दिल्ली या मुंबई में देखा है, लखनऊ में मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये एक अचीवमेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, जरूर होंगे और होना भी चाहिए। बात रही कि हम लोग यहाँ पर रजाना मोनोलॉग के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। मुझे ये संगोष्ठी थोड़ी बेईमानी लगती है, वो इस संदर्भ में कि ना तो यहाँ पर उस प्ले से संबंधित ना एक्टर है ना डायरेक्टर है जो अपनी बात को रखें। डिबेट का मतलब क्या होगा कि अगर पक्ष प्रतिपक्ष है तो वो पक्ष भी होना चाहिए। अब वो बात क्या हुई आपकी मन नहीं आए या आ नहीं पाए। मैं आपको एडिट कर रहा हूं जी आशीष जी के यहाँ तो बहुत साफ बात हुई थी, करीब आधे फोन पे उन्होंने कहा अगर आप फिर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आ सकती हूँ। हाँ तो हम लोग नहीं कॉफी चाहता हूँ, हम किसी फिल्म की समीक्षा करते हैं, क्या डायरेक्टर पूरा भी यहाँ से उनको बोल लेने दीजिए यार, उसके बाद अरुण जी को बोल लेंगे, अरुण जी को बोल लेंगे, पूरी बात अपनी अपनी पूरी बात कहेंगे, उसके बाद कर दो, उसके बाद आप बोल। मुझे यहाँ थोड़ा सा ये लगा, और ये संगोष्ठी तब ज्यादा सार्थक होती कि जब हम नाटक खत्म होने के तुरंत बाद, नाटक खत्म होता चाहे हिंदी वर्जन चाहे इंग्लिश वर्जन जो भी होता, उसके बाद ये काम हमारा था, ये व्यवस्था हमारी थी। और ये हमने सोचा कि अगर कोई भी ये रेस करेगा कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, और मैंने भूपेश ने पूरा प्लान किया था कि कोई भी अगर ये बोलता कि हम इस विषय में बात करना चाहते हैं, हम अगर हमारे पास हॉल 10 बजे तक था, प्लेट 1 घंटा 25 मिनट का था, दोनों भी 8:30 बजे खत्म हो गए थे हिंदी इंग्लिश मिला के। उसके बाद हम 1 घंटे की परिचर्चा वहां रखते तो मुझे लगता है वो ज्यादा सार्थक होता। हम चूंकि डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम देखते हैं वारंगल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो भी फेस्टिवल होते हैं, नाटक के बाद उस पर संगोष्ठी होती है, तो वो ज्यादा अपील करती है। आप मुझसे बात कह सकते हैं, हम आपस में बात करके उसको नेगेटिव कह के उसको पॉजिटिव कह के, मेरी नजर में ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि परिचर्चा रखी गई है, लोग उस पर बात कर रहे हैं, नाटक के विषय में बात हुई। अब बात उठी थी कि हमने रजाना मोनोलॉग क्यों मंगाया, हमने 12th नाइट में मंगाया। हम लोग जब फेस्टिवल करते हैं या करने आगे जाते हैं तो सबसे पहले हम
3-4 लोग बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि जो सबसे अच्छे नाटक हो रहे हैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, अभी हम लोग इतने सामर्थ नहीं है कि हम लोग विदेशों से भी नाटक मंगाएं, लेकिन हमारी आगे का ये है कि हम विदेशी नाटक भी हिंदुस्तान यहाँ लखनऊ में मंगाना चाहते हैं। तो हम लोग ये एनालाइज करते हैं, फिर नेट करके मुंबई में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कौन से नाटक कितने बेहतर हो रहे हैं। उस पर हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये नाटक हमें मंगाना है। बजाना मोनोलॉग इसलिए मंगाना है कि वह विवादित है, ये कोई रीजन नहीं था। लास्ट ईयर बैन हुआ, बहुत लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने लड़ी, अब इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहिए, जो भी कहिए, हम लोगों ने लड़ा, नहीं हुआ। इस ईयर 14 को हमारा ये नाटक था, हम 13 की नाइट 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक सिर्फ लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें ये नाटक करना है। इसलिए नहीं करना है कि वल्गर है या वो, हमें इसलिए करना था कि जो पिछले साल की जो ऑडियंस थी वो हमसे टिकट बाय करके गई थी, हमको वापस करने नहीं आए। उसने कहा था जब भी आप करेंगे हम देखेंगे। तो ये इंटरेक्शन हमारा ऑडियंस के साथ था। अब ये वल्गर है या बेहुदा है, ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऑडियंस अपने आप करे, हर आदमी को हक है अपनी सारी बातें कहने का, मेरे को भी हक है। मुझे नाटक इसलिए अच्छा लगा, इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं लाइट बुक के पास से इसको देखता था, मैं विद ऑडियंस बैक से पूरा देखता था। मैंने जो महसूस किया वो ये किया कि कम से कम लोगों में ये सवाल तो पैदा कर गया उस ऑडियंस में जो फर्स्ट टाइम थिएटर के अंदर आई थी कि ऐसी भी चीजें यहां हो सकती हैं, मतलब इतना ज्यादा ओपन हुआ जा सकता है। वो बात की बात है कि अच्छा है या बुरा है, मैं ये डिसाइड करने वाला नहीं हूं कि अच्छा है या बुरा है। ये हर आदमी का अपना इंडिविजुअल है, वो अपने एफर्ट्स के साथ वो कह सकता है, कहना चाहिए। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, और मुझे हैरानी भी इस बात की होती है कि जो लोग बाहर देख के निकले और आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं वो अभी भी उस मानसिकता के शिकार हैं जिसके लिए हम आजादी की बात करते हैं। आपने राकेश जी ने कहा था कि एक ये है यूनिट के संदर्भ में बात हुई, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वुमेन्स को लेके, उस पर उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने इस पे बात की। अब किस ढंग से बात की, वो उसमें सक्षम है या नहीं है, ये उनके ऊपर। सादर साहब इतने ज्यादा सक्षम थे, उन्होंने उस तरह से व्यक्त किया, ये लोग नहीं कर पाए, मैं मानता हूं कि नहीं कर पाए उस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे शायद बहुत कम लोगों ने बात की कि ये उस चीज को बढ़ा गया, दिखा गया, कम से कम आपको ये सोचने को तो मजबूर कर गया कि ये है। तो ये मुझे ये पॉजिटिव लगा। क्योंकि मैं हमेशा हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता हूं, मेरा ये एटीट्यूड है। नेगेटिव है, नेगेटिव आया, ओके मेरे काम का नहीं है, हटो, ठीक है। पॉजिटिव है, इससे मैंने लिया। अब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अगर नाटक आएंगे नहीं, हम लोग देखेंगे नहीं, तो हम कैसे उस पर बात कर सकते हैं, हम कैसे उस पर, जब तक सामने चीज होगी नहीं, अगर बजाना मोनोलॉग आज की डेट में भी नहीं आता, तो आप में से सारे लोग भूपेश शाह या हमसे कहते कि यार तुमने इस बार बजाना मोनोलॉग फिर नहीं आया, मिस कर दिया, कहते सब लोग कहते। लेकिन आया, बहुत से लोग वंचित रहे, नहीं देख पाए, रजिस्टर नहीं देख पाए किसी कारण से। अगर वो देखते तो शायद देखने के बाद अपना कुछ अलग क्यों होता है। सुनी बातों पे अलग होता है, कई बातों पे अलग होता है। जब मैं पर्सनल देखता हूं तो मेरे अपना व्यू होगा, मैं क्या देखना चाहता हूं। तो सिर्फ नाटक दिखाना चाहता है आपको, वो नाटक जो शायद हम लोग बंबई जाकर या दिल्ली जाकर या भारंगम में ऐसे फेस्टिवल्स में नहीं देख पाते हैं। ये हमारा एक प्रयास है। अच्छा नाटक है, बुरा नाटक है, वो देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या है, किस तरह से हम काम कर पाए। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू। अगली बार से बहस जो है रखवार दीजिए, अच्छा रहेगा, जैसे अगली बार है ना। बिल्कुल, ये हमारा सजेशन भी है कि हर प्ले के बाद आप लेकिन खतरे भी होंगे इसमें, चुनौतियां भी आपको। बहुत सारे दर्शक इसी संकोच अच्छा, हम लोग उन्हें पता ही नहीं था। अगर पता होता तो बल्कि हम लोग रुके थे कि शायद इस पर कोई परिचर्चा हो, बड़ी बातें, तो ये अननोन था। अगर ये पता होता ना तो हम लोग इस पर शायद रुक करके उसी समय परिचर्चा होती और बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा सुझाव है कि अगली बार पहले से नहीं। अच्छा, हम लोग ये यहाँ सोच कर नहीं आए कि सब बजाना मोनोलॉग के विरोधी लोग ही आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। बट आपकी आयोजकों ने कहा कि अब समय बिल्कुल जस्ट आफ्टर जैसे देखिए हिंदी में बात ऑब्वियसली इंग्लिश ऑडियंस बाहर खड़ी थी। मैं कह रहा हूं दोनों शो खत्म होने के बाद एक बात है, मैं माफी चाहता हूं।
मैं माफी चाहता हूँ। देखा है तो वो फिर इंग्लिश खत्म हो जाए उसके बाद 9 बजे रात उसका को 9:30 तक नहीं नहीं मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि समय सीमित है और बेईमानी का जो शब्द इस्तेमाल किया है कि बेईमानी है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ बेईमानी हम लोगों ने किया है। इन्होंने सोच कर कि सारे विरोधी लोग जुट जाए, इन्होंने ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं, यहाँ सभी सही दर्शक हैं जिन्होंने केवल में बोलेगा तो ये पहले से नहीं तय था कि ये ऐसा पक्ष निकल गया। कोई ऐसा मैं इसमें यहाँ पे विराम देना चाहूंगा और आगे संवाद। मैं प्रदीप उपाध्याय, मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। इस समय देखिए 2 कृतियां बड़ी चर्चा में हैं। एक तो नाटकों में आप देख लीजिए तो ये वजाइना मोनोलॉग्स है, और एक अंग्रेजी का नावल है जिसका हिंदी में भी रूपांतरण आया है 150 शेड्स ऑफ पिंक। विषय बस दोनों की कमोबेश एक ही है, उस पर चर्चा नहीं करना है, लेकिन बेहद पढ़ी जा रही है। करोड़ों पाठकों ने इन्हें पढ़ा है, दुनिया में हजारों दर्शकों ने देखा है। सुनाई नहीं पड़ रहा है यहाँ मैं अभी चर्चा कर रहा था 2 कृतियां इस समय बेहद चर्चा में है सारी दुनिया में। एक तो 150 शेड्स ऑफ पिंक और दूसरा वजाइना मोनोलॉग्स। दोनों का जो कंटेंट है एक है। कंटेंट में भारतीय परिवेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुचितापूर्ण है, नहीं है, हमारी नीति अलाउ करती है, नहीं करती है, वो एक अलग बात है। जुगल जी की बात पे मैं आता हूँ। जुगल जी ने बहुत शुरुआत में कर दिया, नाटक है, हो रहा है। लखनऊ जैसे शहर में 200 रुपए माइले, 200 रुपए का टिकट खरीद के होशो हवास में आप जा रहे हैं। पसंद आए न पसंद आए, मर्जी आपकी है। अब देखिए इतनी आपकी रचनात्मक आ जाती है कि आप उसे देखिए, पसंद आएगा, आप उसकी सराहना करेंगे, नहीं पसंद आएगा अगली बार नहीं देखेंगे। लेकिन नाटक होने चाहिए। लखनऊ जैसे शहर में ये माहौल बना 2 साल पहले नहीं हो पाया, किन्हीं वजहों से नहीं हो पाया, वो एक गलत हुआ। आज इतनी चर्चा हो रही है, कल को हो सकता है इससे भी कोई बोल्ड नाटक आए, उसका सब्जेक्ट बेहतर हो तो उसकी तारीफ भी की जाएगी। नाटक जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, यहाँ पे उसका बड़ा भारी ड्रॉप है। ऐसा नहीं है सेक्स पे लिखा गया पहला नाटक है, पहला कंट्रोवर्शियल नाटक है। विजय तेंदुलकर का सखाराम बाइंदर आया था, इसी तरीके से चर्चित हुआ था। कमला नाटक आया था, बहुत चर्चित हुआ था। कमला नाटक 1 लाइन की थीम थी कि एक पत्रकार दिल्ली प्रेस क्लब में बैठा हुआ है, वो बात दावे के साथ करता है कि मैं हिंदुस्तान में बस्तर जाके एक लड़की को खरीद के अरुण शौरी पता है, वो कथा पता है। एक लाइन था, मतलब वो उस समय का एक बेहतर नाटक था। विजय जी ने उसको बड़े बेहतरीन तरीके से, मोहन राकेश के पूरे लेखन की आप प्रस्थान बिंदु को देखिए। मोहन राकेश जहाँ वाकई अलग और मोहन राकेश बनते हुए दिखते हैं, चाहे आप अध्ययन अधूरे उठा लीजिए, चाहे आप नगरों के राजहंस उठा लीजिए, वो अपने आप में क्रिएटिव बेस्ट। तो वहां पर ये नाटक नहीं पहुंच पाता है। वो चैलेंजेस, क्रिएटिव चैलेंजेस हैं, लेकिन दर्शकों पर ही ये आजादी छोड़ देनी चाहिए कि वो क्या देखें क्या न देखें, पसंद करें न पढ़ें। ये दर्शकों और पाठकों के ऊपर है। और एक जो सफल लेखक होता है, गुलशन नंदा हिंदुस्तान में हमेशा कहते रहे, हमें आलोचकों की कोई चिंता नहीं, उनकी किताब लाखों में बिकती रही, लेकिन वो उसी सब स्टैंडर्ड दर्जे के लेखक माने जाते हैं। कभी भी उनकी तुलना बाबा नागार्जुन और त्रिलोचन से नहीं, तो क्लास होती है। नाटक को दर्शकों पर ही वो मेरे ख्याल से बेहतर है। ठीक, प्रदीप जी, मैं बस जल्दी से प्रदीप जी की एक बात का केवल नाटक दर्शकों पर बिल्कुल छोड़ना है, ये इस मंच ने पहले ही तय करा था कि, लेकिन कितने लोगों ने देखा उससे वो सक्सेसफुल नाटक है, उससे वो एक कलाकृति है। क्योंकि पेरियार, अगर आप जानते हो, जब हिंदी विरोध हो रहा था तो पेरियार ध्रुव विरोधी, और पेरियार से पूछा गया कि साहब आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। करोड़ों लोग, जो तमिल भाषी से ज्यादा लोग तो हिंदी बोलते हैं, और करीबन आधा देश से ज्यादा हिंदी बोलता है। उन्होंने पूछा, भाई आपके यहाँ राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर कितने हैं और कौवे कितने हैं। तो
तो गिनती कलाकृति की कोई मापदंड नहीं हो सकती है। मैं केवल मेरे बेटे ने भेजा है क्योंकि उसने कुछ एक पॉइंट मैं देख रहा हूं जो उसने उठाए हैं वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, केवल इसलिए मैं अनुमति चाहता हूं। अरुष ने मेरा बेटा है। I saw Vagina monologues a couple of weeks back at Sadghatri Auditorium, Lucknow. Let me state two things at the very outset. One, I think it is downright silly to ban it. Two, I would not watch it a second time. While I appreciate some of the monologues, I have grave doubts about both the content and form of the rest of them. To start with, the monologue wherein a woman narrates how as a teenager she was made to consume alcohol by an adult woman and then indulged in lesbian sex with the same person. Juvenile age, and more importantly, consent under the influence of alcohol. It clearly is rape. Can it be condoned or celebrated as it was, simply because it was homosexual? Shouldn't rape of any kind be seen for what it is? Rape. Next, the monologue wherein two of the actors dance and sing out loud the word for vagina in colloquial Hindi. I have been wondering since, would the audience have clapped through it if it were male actors doing the same? I have not yet been able to come to a conclusion. Also, if that word can be sung as part of a theatrical presentation, where then does one draw a line? Or is there no line at all? Lastly, taking into account the two monologues mentioned above and two more, one wherein a woman narrates the episode of her lover looking at her vagina, and the one wherein one of the actors demonstrates different kind of moans. It is one thing to celebrate female sexuality. It is quite another to titillate the audience. More than a week after watching the vagina monologues, I have not been able to decide which of the two purposes did it meet. If unfortunately it was the latter, then it severely compromises the gravity and dignity of an extremely serious issue. That women have a sexuality of their own and it ought to be respected. अच्छे नाटक बुलाते रहे, निश्चित रूप से बहुत अच्छे नाटक हुए। कुछ कमर्शियल दबाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कौन से नाटक श्रेष्ठ, सफल नाटक और अच्छे नाटक में थोड़ा अंतर होता है। तो सिर्फ सफल नाटक नहीं, अच्छे नाटक वाले बहुत सारे अच्छे नाटक हुए, सिर्फ सफल नहीं हुए। क्राइटेरिया अच्छे नाटक का ही होना चाहिए, सफलता का क्राइटेरिया शायद बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं होता कि बहुत सफल नाटक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जानकारी में नहीं हो सकता, मेरी जानकारी कम, मुझे नहीं मालूम कि फैजान कोतवाल और महावाली ये कितने बड़े निर्देशक है नाटक के, इन्होंने और कौन कौन से नाटक किए हैं, इन्होंने क्या योग्यता है नाटक के क्षेत्र में, मुझे जानकारी नहीं है। किस बात से प्रभावित होकर बुलाएगा ये आपका निर्णय अपना है, लेकिन अच्छे नाटक और सफल नाटक में थोड़ा अंतर जरूर करना चाहिए मुझे लगता है। बाकी और जो इस गोष्ठी में जो बातें हुई है, जैसे जो अरुण जी ने भी कहा कि लोगों को दर्शकों को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, तो वो स्वतंत्रता का ही एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने वो रिफ्लेक्शन, स्वतंत्रता का ही रिफ्लेक्शन है कि जिसको अच्छा लगा है, जिसको खराब लगा, जिसको जैसा मिलेगा उसने अपने विचारों का आपस में शेयर किया है। और ये बहुत अच्छा प्रस्ताव था कि अगर सेमिनार रख दिया गया होता और उसको अनाउंस कर देते, आपने अपने मन ही मन में रखा कि अगर कोई कहेगा तो हम कर लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। अगर आपके मन में था कि ऐसी चीजें जिसपे होना चाहिए तो आप अनाउंस कर देते कि नाटक की बात है, और चाहे 3 घंटे रुकना पड़ता, चाहे दोबारा आते हैं, हम लोग निश्चित रूप से और इतना का निश्चित रूप से उठाते। अगर हमें मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो वो मालूम हो जाता तो और बेहतर होता। अलग अलग लोगों ने इस सेमिनार से मुझे जो खतरा लग रहा था, थोड़ा सा सेमिनार उस तरह बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि बाद में समझ लिया जो प्रफुल्ल जी ने भी कहा जिस बात से कि जो शीलता और अश्लीलता और प्रतिरोध और ये बात, अब आप जब सेमिनार में बात कहाँ तक पहुंची है ये अब आप समझ गए होंगे कि अगर इस दृष्टि से बहुत साफ होगा तो थोड़ी कुछ समय बाद निश्चित रूप से बात वहीं पहुंचेगी कि मस्तराम और काशीनाथ सिंह को कंपेयर किया जाएगा, फिर वहां बात पहुंचेगी। फिर जब सुरेश लहरी जो है वो अगर मंटो की बात करेंगे तो कुछ लोग उनको मस्तराम भी बता देंगे। तो ये खतरा शीलता अश्लीलता में ज्यादा है, इस खतरे से हम लोगों को निश्चित रूप से बचना चाहिए। ये फर्क समझना चाहिए कि मंटो मस्तराम नहीं है, काशीनाथ सिंह मस्तराम नहीं है, और ये
उनमें क्या फर्क है ये हमको खुद समझना पड़ेगा उन लोगों को गहराई से पढ़ने के बाद। और बहुत ढंग से लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और ज्यादातर लोगों ने जिस हिसाब से इस नाटक की सार्थकता और इसके औचित्य के ऊपर बातें रखी, सभी पक्ष उसके सामने आए। मैं अंशुमन जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की परिचर्चा का आयोजन किया और जैसी कि लोगों की इच्छा है इस बातचीत में जो हुआ आपने रिकॉर्ड जो करा है इसका अगर आप एक संक्षेप या संपूर्ण जो है आप उनको भिजवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि लखनऊ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनकी जानकारी में आ जाए, ये बेहतर।